फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रतीक शिवालिक सर की जो पीआरटी की टेस्ट सीरीज है उसका साइंस पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने सेट सी का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब हम इसी को नेक्स्ट जो है उसके नेक्स्ट 10 जो क्वेश्चंस है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सेट जो है वो मैं लिख देती हूँ, सेट है सी, सेट सी। तो 101 से स्टार्ट करना है हमें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस, कि इनमें से कौन सा है जो कि फिजिकल चेंजेस है, मतलब फिजिकल चेंज को शो कर रहा है। तो इसमें फर्स्ट जो है ये स्टेटमेंट है चार पहले। तो फर्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, कि आयरन मेटल का मेल्ट होना। सेकंड है रस्टिंग ऑफ आयरन। थर्ड है बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड। फोर्थ है ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल। तो फिजिकल चेंज जो है, किस किस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज को अगर आप फैला रहे हो तो उसका अगर शेप चेंज हो जाए तो वो फिजिकल चेंज में आता है। शेप अगर चेंज हो तो, साइज अगर चेंज हो तो फिजिकल चेंज में आता है। और इसके अलावा और क्या होता है, शेप हो गया, साइज हो गया, या फिर हम उसका स्टेट अगर चेंज हो जाए तो वो फिजिकल चेंज में आएगा। या फिर इसके अलावा होता है रिवर्सिबिलिटी। अब ये क्या क्या चीजें हैं, देखिए कि कोई भी चीज है अगर हम उसको मतलब दबा रहे हैं या फिर हम उसको ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं तो शेप में चेंज आ रहा है। तो उससे वो जो भी चीज है, कोई भी मेटल है, नॉन मेटल है, कुछ भी है, कोई भी मेटल है, तो उसका सिर्फ शेप चेंज होने से वो मैटर अपने आप में चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर उसका साइज चेंज हो गया तो भी वो चेंज नहीं होता। और स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि पानी है, पानी को अगर हम लिक्विड फॉर्म में अगर है तो पानी, तो वो भी तभी भी वो H2O ही रहेगा। और अगर वो गैस फॉर्म में आ जाता है, वेपर के फॉर्म में आ जाता है, तभी भी वो H2O ही रहेगा। या फिर वो सॉलिड फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में है, तो भी उसका जो केमिकल बाउंड है वो H2O का है, तो वो H2O ही रहेगा, वो वाटर ही रहेगा, किसी भी फॉर्म में रहे, है ना, वो मैटर चेंज नहीं होता। तो इसी चीज को समझते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, कि हमने मेल्ट कर दिया, किसी चीज का यहाँ पर स्टेट चेंज हो गया, ठीक है, सॉलिड में था वो लिक्विड में आ गया, तो ये तो फिजिकल चेंज में आता है। सेकेंड है रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पर है रस्टिंग। अगर किसी रस्टिंग का मतलब क्या होता है, जंग लगना, आयरन में जंग लगना। तो देखिए आप लोगों को ये चीज पता है कि अगर आयरन में जंग लग जाता है तो आयरन खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या, वो आयरन जो है वो आयरन रहता नहीं है, तो आयरन चेंज हो गया किसी और मेटर में, तो ये फिजिकल चेंज नहीं होगा। थर्ड है बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, बेंड करना मतलब मोड़ देना, तो वो फिर क्या, वो शेप में चेंज आना है, तो वो तो फिजिकल चेंज होगा। फोर्थ है ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, कि आयरन मेटल को एक उसमें लंबे तार में चेंज करना, ये भी शेप चेंज है, तो ये भी फिजिकल चेंज होगा। तो इसमें सेकंड वाला रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये गलत है, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें मैटर जो है, जो सब्सटेंस है वो चेंज हो गया है पूरी तरह से, वो आयरन अब आयरन नहीं रहा, ठीक है। तो ये है, तो इसका ऑप्शन जो है ये किसमें है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ किसमें है, वो है फर्स्ट में, सॉरी थर्ड में। तो इसका आंसर होगा थर्ड, 3, 101 का होगा 3। नेक्स्ट देखते हैं 102। इसमें दे रखा है इन दी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो थॉमसन का जो मॉडल है, जो उन्होंने जो एटम पर जो मॉडल दिया है, तो वो मॉडल है, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, वो थॉमसन के अकॉर्डिंगली है, उन्होंने जो मॉडल दिया था। तो फर्स्ट है द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब ओवर द एटम। चलो मैं आपको पहले इसका थॉमसन मॉडल जो है वो समझा देती हूँ, क्या था थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन जो थे, उन्होंने जब एटम के बारे में पता लगाया, एटम के ऊपर बहुत सारे मॉडल हैं, मतलब कि बहुत सारे इन्वेंशंस है, और फाइनली जो और सबने अपना अपना जो रिसर्च है वो सामने लेकर आए कि उनके हिसाब से एटम जो है वो क्या है। तो थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने कहा कि जो एटम होता है वो एक तरबूज की तरह, तरबूज ले लो या फिर वो केक की तरह, एक मतलब तरबूज की तरह होता है, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है, तरबूज में जो रेड पार्ट होते हैं ना,
आपने तरबूज देखा होगा तो उसमें जो रेड वाला पार्ट होता है, उन्होंने कहा ये है पॉजिटिव चार्ज की तरह, जो कि पूरा फिल है। आपको पता है तरबूज पूरे रेड पार्ट से फिल रहता है, ठीक है। तो वो होता है जो उसमें जो रेड पार्ट होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और उन्होंने कहा कि जो सीड्स होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है, वो उन्होंने कहा कि वो नेगेटिव चार्ज की तरह है, और वो पूरे तरबूज में क्या है, वो स्प्रेड है, मतलब हर जगह है वो चीज, जैसे सीड्स होते हैं ना उसी तरीके से वो हर जगह है, ठीक है। ये थॉमसन का मॉडल था, ठीक है। एटम को उन्होंने किससे कंपेयर किया, उन्होंने किया तरबूज से कंपेयर। अब हम समझते हैं इसके स्टेटमेंट को। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मास ऑफ द एटम। अच्छा, आपको ये भी चीज पता होगी कि जो मास होता है एटम का वो क्या होता है, चार्ज से ही बनता है ना। हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, हमें वैसे ही समझना है इसे। तो इसमें कहा है द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, कि जो मास है वो एटम के पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये नहीं है कि हम कुछ पार्ट ले लेंगे और कहेंगे कि इतना पार्ट से ही वो पूरा मास बना हुआ है, मतलब उसका मास है, उस एटम का पूरा मास सिर्फ इतने पार्ट में है, ऐसा नहीं है। तो थॉमसन ने क्या कहा कि जो चार्जेस है वो हर जगह स्प्रेड है, तो मास भी हर जगह स्प्रेड होगा, है ना, और डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सेकेंड है द पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। ये भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को किससे कंपेयर किया, उन्होंने किया रेड पार्ट से, यानी कि रेड पार्ट तो पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड इन्होंने कहा द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी The electrons are uniformly distributed in the positively charged sphere, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पूरी तरह से इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन ही माना, जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन्होंने कहा कि ये भी पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम, कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ताकि एटम ये जो है ये स्टेबलाइज रहे। तो ऐसा थॉमसन के मॉडल में नहीं कहा गया है, ठीक है, उन्होंने बस इतना बताया है इस चीज को, तो उन्हें अट्रैक्शन की बात उन्होंने की ही नहीं है, तो ये उनके मॉडल में नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये नहीं आएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, 102 का 1। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisonous and drugs in a cell। तो ये कौन करता है, मतलब सेल ऑर्गेनील जो है उसके बहुत सारे फंक्शन है। सेल, हर एक सेल ऑर्गेनील जो है वो अलग अलग फंक्शन करता है। तो डिटॉक्सिफाइंग का काम कौन करता है, तो ये पूछा हुआ है। तो फर्स्ट है गोल्गी अपैरेटस, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सेकंड है लाइजोसोम्स, लाइजोसोम जो है ये इसको स्वीसाइड बैग कहा जाता है, और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल जाता है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी ऐसी चीज गई पॉइजनस, तो वो उसको मतलब किल कर देता है। बट वो चीज क्या, फॉरेन मटेरियल के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। तो लाइजोसोम जो है वो डिटॉक्सिफाइंग का काम नहीं करता है, बल्कि फॉरेन मटेरियल को किल करने का, और इसे स्वीसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि खुद को ही मतलब अगर खुद मतलब जो सेल है उसमें अगर कोई ऐसी चीज आ गई है, फॉरेन मटेरियल आ गया है, तो वो अपने सेल को भी खत्म कर सकता है। तो ये भी फंक्शन है। तो लाइजोसोम का डिटॉक्सिफाइंग का काम नहीं है, थोड़ा सेम लगता है, तो इस वजह से गलत हो जाता है आंसर। थर्ड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन है ये डिटॉक्सिफाइंग का, कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी टॉक्सिक चीज चली गई, कोई भी ऐसा अल्कोहल हमने ले लिया, कुछ भी ऐसी चीज ले ली जो कि वो पॉइजनस था, तो उसको खत्म मतलब उसको मारने का काम, डिटॉक्सिफाइंग करने का काम कौन करता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फोर्थ है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का काम ये नहीं है, वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज करने का, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा SER। 103 का 3। नेक्स्ट है 104, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा है कि कोई मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसको थ्रो किया जाता है नीचे से, मतलब यहाँ से थ्रो किया जाता है ऊपर की तरफ वर्टिकली
इस तरीके से थ्रो किया जाता है, ठीक है। और ये एक ग्रेटेस्ट हाइट तक पहुंच जाती है। तो ये ग्रेटेस्ट हाइट हमें बतानी कि ग्रेटेस्ट हाइट जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो उसमें हमें क्या दे रखा है कि जो इसका जो मतलब u दे रखा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मतलब यहाँ पर ये पहुंचा है तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जाके रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v होगा 0। और ये जो हाइट है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो यही हाइट है, और हमें ये फाइंड करना है कितना होगा। और उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे आएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये चीज जो हो रही है, अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे आएगा, वहां पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वहां पर फोर्स काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, -g। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि अगर हम ये सारी चीजें, जो चीजें अपवर्ड जा रही है उसको अगर हम प्लस में लेते हैं तो फिर जो चीजें डाउनवर्ड आएगी उसको हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। इसलिए ये जो है एक्सेलरेशन जो है वो मैंने -g लिया है। तो आपने मोशन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, जिसका क्या है उसका फॉर्मूला, v की स्क्वायर प्लस में u की स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 की स्क्वायर, ये माइनस होता है सॉरी, और यहाँ पर जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो u ही है, तो u जाएगा u की स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन की जगह क्या है, -g, और s क्या होता है, s होता है डिस्प्लेसमेंट की, मतलब कितना उन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो वही चीज डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस की तरह ही है। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया है, तो यही इसने डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्प्लेसमेंट इतनी ही हुई है। और इस चीज को हम किससे शो कर रहे हैं, h से, है ना, h से डिनोट किया है, तो ये हो जाएगा h। बस अब इस पर आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा -u स्क्वायर और 2, और ये हो जाएगा -2gh, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा, हमें h फाइंड करना है, तो h के अलावा जो भी है उस वैल्यू को हम यहाँ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, u की स्क्वायर अपॉन में 2g। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, u की स्क्वायर अपॉन में 2g, ठीक है। तो ये ऑप्शन है सेकंड, तो 104 का क्या होगा, सेकंड, u स्क्वायर अपॉन में 2g, हाँ ठीक है, 104 का सेकंड। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, a boy is whirling a stone tied with a string in a horizontal circular path. If the string breaks this stone, कि देखो इसमें क्या चीज कह रखा है कि कोई लड़का है और वो डोरी से एक स्टोन को बांध रखा है और उसे इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर उसे वो घुमा रहा है, ठीक है, उसकी मोशन जो है वो सर्कुलर है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि हाँ, अगर वो बीच से कहीं से भी स्ट्रिंग जो है वो टूट जाती है तो उसके बाद वो किस मतलब कौन से मोशन में वो स्टोन जो है वो मूव करेगा, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो फर्स्ट जैसे मैं इसे थोड़ा सा ड्रॉ करके समझा देती हूँ कि जैसे मान लो कि ये लड़का है, ठीक है, और ये जो है ये इस तरीके से डोरी का इस सर्कुलर मोशन में इस तरीके से जो है इसे ये घुमा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये स्टोन है और ये घूम रहा है, तो मान लीजिए कि ये स्टोन जो है ये यहाँ से टूट जाती है, ठीक है, तो फिर ये किस तरीके से कहाँ पर मूव करेगा, तो वो चीज पूछा हुआ है। तो फर्स्ट क्या है, विल कंटिन्यू टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, कि वो जो स्टोन है वो ऐसे ही सर्कुलर पाथ पर ही मूव करेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर डोरी टूट जाए तो वो फिर से सर्कुलर पाथ पर अपने आप तो नहीं मूव करेगा, तो ये गलत है। सेकंड है, विल मूव along a straight line towards the center of the circular path, कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ऐसा भी नहीं होगा, सीधी लाइन में ये नहीं जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, will move along a straight line tangential a circular path। तो ये देखिए ये किस तरीके से इस ऑप्शन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये यहाँ से स्ट्रिंग टूट गई, ठीक है, यहाँ से, तो फिर ये किस तरीके से जाएगा, ये जो लाइन है ना ये इसी से टच होते हुए वो इस तरीके से सीधा चला जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा था कि वो यहाँ से टूट के बिल्कुल सीधा चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो जिस तरह से मोशन कर रहा था उसी लाइन से जाके वो, जैसे मान लो यहाँ से ऐसे टूट गया तो वो इसी लाइन से सीधा चला जाएगा, अगर वो ऐसे टूट गया तो इसी लाइन से सीधा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टूट रहा है तो इधर से, यहाँ टूट रहा है तो इधर से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन में है, तो 105 का होगा थर्ड।
तो 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। नेक्स्ट 5 जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।